कारवांसराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे, और ना सिर्फ उन्हें सलाम पहुँचे बल्कि उनके जो घोड़े हैं, खच्चर हैं, ऊँट हैं, थके हुए हैं ना मुसाफतों के बाद, उनको मेरी तरफ से थपकी दे दीजिएगा। तो आज ये बूढ़ा दास्तान जो है वो किस शहर की दास्तान सुना रहा है, आपको इल्म हो जाएगा। मेरा फेवरेट शहर है क्योंकि मेरा अपना है। आओ आज फिर उसमें लाहौर की बातें करें और जुल्फ़ की, रुखसार की, खुराक की बातें करें, और लाहौर से बिछड़ गए अदीबों की बात करें। इस शहर बेमिसाल की घातों की कुछ बात करें, और जिन्होंने बात करनी है उनका तारफ़ करवाए देता हूँ। जनाब डॉक्टर राना जवाद असगर साहब, अच्छा इनके तारफ़ में बहुत बखेड़े हैं और उन बखेड़ों में बहुत सारे जरासीम हैं जो कुल बुलाते फिरते हैं हर जगह। जब कभी आप नेशनल जो न्यूज़पेपर्स हैं या टेलीविज़न, उन पे डॉक्टर साहब को देखें तो समझ जाइए कि कोई ना कोई आफत नाज़िल होने को है, लेकिन उस आफत का अपा भी यही देती। चुनांचे कोविड के दिनों में ये बहुत हायर लेवल पे एडवाइज़र भी थे इस सिलसिले में, और ये उन अफराद में से हैं जिनकी वजह से हमने कोविड पे काबू पा लिया काफ़ी हद तक। समझो कि हिंदुस्तान से बहुत बेहतर, और हिंदुस्तान में जितनी तबाही मची है आप इमेजिन नहीं कर सकते। मेरे बहुत अजीज़ दोस्त मतलब कि विनोद दुआ, उनकी अहलिया, उसके बाद फारूकी साहब, उसके बाद अपना क्या नाम था उनका, शमीम हनफी साहब, ज़ौकी साहब, मुशर्रफ आलम, इतने बड़े बड़े अदीब और दानिश्वर रुखसत हुए। तो ये इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने इस किस्म के इक़दाम किए, तो हम जैसे छोटे मोटे अदीब यहाँ बच गए हैं, वरना हम भी ना होते। बाहर तो दुनिया की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं और कहीं एक जगह टिक के नहीं बैठते। इसके अलावा अल्लामा इकबाल ये कॉलेज में भी पढ़े हुए हैं, वो इसलिए मैं जानता हूँ कि ये बहुत नौखेज़ से। जब चैमन रोड पे मैं जो भर्ती करता था किसान एंड कंपनी, वहाँ मेरा इंटरव्यू करने आए थे, क्योंकि ये जो जरीदा था उसके एडिटर थे। तो ये उसी तरह नौखेज़ है, हमको इन्होंने बूढ़ा कर दिया है। लेकिन आज हम जरासीमों के बारे में मुख्तसर बात करेंगे। इनकी एक और स्पेशलिटी वो ये है कि इन्होंने अपने कैरियर का तो नहीं, लिखने का आगाज़, कॉलम-ए-नवीसी का आगाज़ जो है खुराक से किया, लाहौरी खुराकों का। चुनांचे लाहौरी खुराकों के बारे में एक्सपर्ट है, बात लाहौर की होनी है, ज़ाहिर है हम खुराक की बात करेंगे। उनके साथ महमूद हसन साहब हैं, ये लाहौर के सबसे ज़्यादा मुतहर्रक अदीब। इन्हें आप टेलीफ़ोन करके कोई भी ख़बर पूछ लीजिए कि कौन सी किताब किसकी छपी है, कितना एडिशन है, कौन सा बंदा अलील है, कौन सा बंदा जो है फौत होने के करीब है। इनकी इंसाइक्लोपीडिया लाहौर के अदीबों की, ख़ुद भी बहुत अच्छा लिखने वाले हैं, 3-4 किताबें वो हम आपको दिखाएंगे। उनमें से एक किताब जो है वो लाहौर के उन अदीबों के बारे में है जो बिछड़ गए हमसे। लाहौर उनसे बिछड़ गया, वो लाहौर से बिछड़ गए, उनके जो तासरात है। हमें एज यू नो कि यूनेस्को ने लाहौर को सिटी ऑफ लिटरेचर करार दिया, और ये एजाज़ पूरे सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ लाहौर के हिस्से में आया माइंड यू। बाकी उसमें बॉम्बे भी था, कैलकाटा भी था, और भी शहर थे, लेकिन उनके जो रेफरेंस थे वो डिफरेंट थे। सिटी ऑफ लिटरेचर का जो एजाज़ है पूरे सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ लाहौर के हिस्से में आया। और ये नहीं कि जो प्रेजेंटली आजकल अदीब है या हमसे पिछले थे ये उनकी वजह से नहीं, पार्टीशन से पहले जो लोग थे, राजेंद्र सिंह बेदी थे, कृष्ण चंद्र सायर, लंबी उपेंद्र नाथ था, कन्हैया लाल कपूर, ये उनकी भी काविशें हैं कि लाहौर को सिटी ऑफ लिटरेचर करार दिया गया। अच्छा, अब आते हैं लाहौर की खुराकों के बारे में। ये आपको कैसे ख्याल आया कि आप अपना कॉलम-ए-नवीसी का आगाज़, और वो भी बज़ुबान अंग्रेज़ी, लाहौर की खुराकों के बारे में करें? एक तो लाहौर की खुराकों में क्या स्पेशलिटी है, नंबर 2 वो अंग्रेज़ी में क्या मुंतकिल हो जाता है सारा कुछ, देसी मिर्च मसाला? देखिए, खाने का शौक़ तो ज़ाहिर है आप देख रहे हैं बचपन से है, और अच्छे खाने का शौक़ है। तो मैं उर्दू में तो मेरा कॉलम चल रहा था उस वक़्त। अच्छा, इसका नाम क्या था?
जो मैंने इंग्लिश का कॉलम फिर शुरू किया, उसका नाम ही मैंने फूड फॉर थॉट रखा। अच्छा। और उसके में एक कार्टून सा बना होता है जिसमें एक बंदा देग पका रहा है। Okay. और शुरू कैसे किया कि मैं इंग्लैंड से आया था, तो मैंने वहाँ के लंदन फूड गाइड लिख के मजमून अंग्रेजी अखबार में जमा कराया। तो उन्होंने, एडिटर साहब ने दिल ना तोड़ा, उन्होंने कहा भाई लोकल कोई किसी आप खानों पे लिखे तो हम छाप देंगे। वो लंबा बहुत था। नहीं तो लंदन के फूड्स के बारे में मैंने लंदन के फूड्स के बारे में लिखा कि वहाँ पे अगर आप आए हुए हो तो 1 पाउंड से लेकर आप 40 पाउंड तक मुख्तलिफ जगहों पे कैसे खाना खा सकते हैं। अच्छा, और हमारे जैसे लोग तो 1 पाउंड में ही खाना को ढूंढते थे। तो वो सारी जगह मैंने लिखी थी क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था वहाँ से। तो जब उन्होंने कहा देसी वगैरह का करें, तो फिर देसी तो हम जाते ही थे, तो मैंने लिख के देने शुरू कर दिए। तो 1-2 हफ्ते तो उन्होंने नहीं छापे, फिर उन्होंने कहा ये बंदा बड़ा पक्का है। नहीं, आप ये बताएं कि कौन से खाने जैसे आपने सजेस्ट किए, कहाँ कहाँ से आपने दरियाफ्त किए, वो किस तरह मुख्तलिफ थे? मतलब मेरी नॉलेज से, हम भी ज़ाहिर है लाहौरी हैं, हम भी आते जाते रहे हैं अंदरूनी शहर, तो वो हमें बताएं कोई खुसूसी टोटके। देखिए, लाहौर के खाने जो एटलीस्ट जो हम मुझे पसंद आए थे, तो वो हमारे बचपन में जो थी, दो ही बाहर खाना पसंद नहीं किया जाता था कि आप रेस्टोरेंटों में जाके खाएं, तो वैसे तो चांस नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पे 2 जगह ऐसी थी जहाँ पे एज ए बच्चे भी हम आते थे। एक तो लोहारी की हलीम थी और दूसरी नेमत कदा था। ये 2 जगह ऐसी थी जहाँ पे आपको पता है। अच्छा, नेमत कदा पहला होटल था ख़वातीनों का जो एयर कंडीशन, और उसका रोस्ट मुर्ग भी और पुलाव भी, और कदरे महंगा था। सुना था कि देसी बहुत आते हैं, लेकिन बाहर तो और वो एक पायनियरिंग, और जो पायनियरिंग इस वजह से भी कि उसके पास वो घूमने वाला सुराख थी जो हमारे एज ए बच्चा बड़ी करती थी। अच्छा, बच्चे जब जरा बड़े हो। हाँ, तो जब वो मेडिकल कॉलेज का हमारा दौर था जिसमें हमने ये सारी चीज़ें ट्राई की हैं, उसमें भी मैंने ये देखा कि जो लोग एक चीज़ पे फोकस करते थे, मसलन अगर कढ़ाई वाला है तो वो सिर्फ कढ़ाई बना रहा है, और कबाब वाला है वो कबाब की जगह को बताएं कौन से। तो वो आजकल तो बड़ी मशहूर है और बल्कि हर शहर में मिल जाती हैं, लेकिन उस वक्त ओरिजिनल होती थी बट कढ़ाई। हम स्पेशल हॉस्टल से आया करते थे यहाँ पे खाने के लिए। उसका एक अपना था तबाक, उस वक्त भी बहुत अच्छा था। तो ये चंद एक चीज़ें जो थी की थी। बाकी फिर छोटी छोटी जगह थी जिनके बाज़ों के नाम भी नहीं होते। मेरा मतलब है वो आज भी हैं उस तरह की। मैंने कल मॉडल टाउन लिंक रोड पे एक जगह से कबाब खाए, दुकान का कोई नाम नहीं है, और वो सिर्फ शाम को आता है, और सिर्फ 2-3 किस्म के वो कबाब लगाता है, कोई और चीज़ नहीं लगाती। अच्छा, लाहौर के बेहतरीन कबाब जो थे वो गाम कबाबिया लगाता था, और मंटो साहब हमेशा अपना चौधरी साहब को कहते थे दोपहर के खाने के लिए कि गाम के कबाब लेके आओ। और गाम ज़ाहिर शायर भी था, और उसके तो मतलब बड़े क्लासिक शेर भी मशहूर है कि लोग की कहते ने गाम कबाबी है, तो वगैरह वगैरह। आगे मैं यहाँ कोट नहीं कर सकता। अच्छा, आप किस तरह आप पूरी दुनिया में घूमे? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट लाहौरी फूड? मेरे ख्याल से लोग भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ पे पैशन है ना फूड के बारे में। मैं अमेरिका में रहा हूँ और मेरे दोस्त मुझसे तंग आ गए थे, जो अमेरिकन थे, कि ये हर वक्त हमें क्यों गाइड करने की कोशिश करता है फूड की। तो उनमें से कभी पिछले दिनों आया, तो मैं इस्लामाबाद से, उसने मुझे बुलवाया, कहा तुम 20 साल से हमें लाहौर कर रहे हो, तो आप मुझे आके फूड टूर दो। तो मैं उसको फिर लेकर गया उन सड़कों पे। और अगेन यहाँ गलती हम करते हैं, हम ब्रांड नेम्स पे जाते हैं। जो लाहौर का अच्छा खाना अभी भी मिलता है वो छोटी छोटी दुकानों पे ही मिलता है। आपको बेहतरीन चिकन मिलता है, फ्राइड है, या आपका स्टीम रोस्ट है, वो बड़े ब्रांड्स पे नहीं मिलता। तो वो आपको छोटी छोटी दुकानें, सब्ज़ चाय, कश्मीरी चाय, आज भी वो छोटी छोटी दुकानें कहाँ मिलता है? अंदरूनी शहर किस इलाके में मिलता है, किस गली में मिलता है? नहीं, वो आप बेसिकली काफ़ी चीज़ें तो आपको लक्ष्मी के इर्द गिर्द में मिल जाती हैं, जो वो सनमाओ वाली रोड है, मुझे नाम उसका नहीं पता। आपको कश्मीरी चाय अभी भी अच्छी वहाँ पे मिलती जी हाँ, एक ज़माने में कैपिटल सिनेमा होता था, उसके सामने कश्मीरी चाय होता था, बड़ा जर्क बर्क। और मैं मतलब लेट जब हम रिकॉर्डिंग करते थे पीटीवी की 2-3 बजे, तो फिर हम वहाँ से चाय पीते। बिल्कुल। और अभी भी मैं कभी मौका मिले तो वहीं पे ही जाता हूँ। जो मेरे हिसाब से एक बड़ा बेहतरीन लाहौर का फ्राइड चिकन है, वो किंग चरगा है, वो एक दुकान है उसी रोड के ऊपर। बेसिकली लक्ष्मी गढ़ था, फूड स्ट्रीट पुरानी, वो तो फिर यही थी। उसके बाद उसका बेड़ा गर्क हो गया ना, उसके ऊपर पता नहीं क्या गया, बम्बू काट चलने शुरू हो गए, और वो तो पहचाना नहीं जाता। लेकिन अंदरूनी शहर की देखे ना, एक और खसूसियत ये है
मसलन मैंने शायद पहले भी कोट किया हो कि एक दफ़ा हर इतवार को जाते थे कोई हिस्टोरिकल चीज़ें देखने, और ज़ाहिर है कि नाश्ता वाश्ता या खाना वहीं खाते। तो मेरे साथ थे एक दोस्त, बरखुरदार ही थे, तो लाहौरियों को भूख भी जल्दी लग जाती है, मतलब वो हिस्ट्री में इंटरेस्ट तभी लेते हैं जब उनके मतलब पेट भरा हो, यू नो। अच्छा, वो मुझ में भी खामी है। मुझे याद है कि मैं सार्क कॉन्फ्रेंस में गया तो मेरी सदारत थी, तो मैंने ज़ुबैर रिजवी को कहा, मैंने कहा यार मैंने बड़े दिनों से खाना अच्छा नहीं खाया यहाँ पे, और ये हिंदुस्तानी खाने हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन पालक पनीर, फलां पनीर। और उसके बाद एक दफ़ा वो कहने लगे कि जी ये हैं, मैंने समझा कि वो कोफ्ते हैं, तो वो बंद गोभी के कोफ्ते थे। अच्छा। मैंने कहा भाई मुझे जब तक अच्छी खुराक नहीं मिलेगा ना लाहौरिया हूँ, मैं सदारत नहीं कर सकता। तो बहरहाल वो मुझे कनाट प्लेस ले गया, और वहाँ पे लाहौरिया ही थे पुराने चोपड़े जो उन्होंने वहाँ पे खाना पकाते थे। तो कहने का मतलब ये कि लाहौरियों के अंदर भी तो वो हिस्सा है ना कि दे लव फूड। अच्छा, इसकी वजह एक और, इसकी आप डॉक्टर भी तो इससे बद परहेजी भी तो करते हैं ना, तो ज़्यादा बीमारियां नहीं लगती लाहौरियों को। देखिए, जो लाहौर का ट्रेडिशनल खाना था, हाँ। अगर हम उस पर रहते तो हम आगे भी बात कर रहे थे, क्या होता था, दही होता था, कुलचा होता था बेसिकली, लस्सी भी नहीं, बाजार से नहीं लस्सी होती थी, अगर बनानी है वो घर पे बनती थी। अच्छा। तो आपका सिंपल नाश्ता होता था, उसके बाद आपने 11-12 बजे क्या खाना है, मसलन एज मैं स्टूडेंट, एज ए तालिब इल्म बात कर रहा हूँ कि हमारे कॉलेजेस के अंदर नहीं, आप बात करें जो मुख्तलिफ फूड्स अवेलेबल थे। अवेलेबल थे। हाँ। बिल्कुल। तो वो मैं ये कर रहा हूँ कि लंच तक आपका जो स्नैक होता था वो क्या होता था, फ्रूट चाट हो जाती थी, समोसा एक आध हो गया, और दूसरा वो रेत में बुने हुए सिट्टे होते थे। सारी चीज़ें हेल्दी होती थी। लेकिन 20 साल के अंदर मैंने ये देखा है, पिछले 20 साल के अंदर, कि हमारी डाइट कंप्लीटली शिफ्ट हो गई है। अब हम पिज़्ज़ाज, बर्गर्स और क्रीम सैलड, मैं जब अमेरिका गया था तो मैं वहाँ अपने दोस्तों को कहता होता था, नहीं, दूसरा तो फिर हलीम और निहारी थोड़ी हैवी। नहीं देखिए, निहारी कितनी का आप खाएंगे और कितनी उसके अंदर घी आप डालेंगे, इतना ज़्यादा नहीं होता था। आपको पता है घी का तड़का लगता था ना, देसी घी का तड़का लग गया। तो ये चीज़ों के अंदर अच्छा, नाम लिए बगैर बेहतरीन निहारी कहाँ मिलती? लाहौर में तो नहीं मिलती। अच्छा, ठीक है। और हलीम का भी चैलेंज है। जो आखिरी दफ़ा जो हमने खाई है, जैसा हाजी सुल्तान की होती थी लोहारी में, तो मैंने कुछ अर्सा पहले जाके अब दोबारा ट्राई किया तो मुझे वो बात नज़र नहीं आई। तो ऐसा तो नहीं कि एज की वजह से कि आपके टेस्ट बड जो है वो कम हो जाते हैं, वो भी कम हो जाते हैं। नहीं, मैंने नौजवानों को भी खिला के पूछा तो हाँ, नहीं, वो उसकी वजह ये है कि वो जो हमारा प्रॉब्लम देखा है, जो हमने पाकिस्तान के अंदर खाने वाले रेस्टोरेंट्स के अंदर देखा है, जैसा अल्लाह रखा था, हाजी अल्लाह रखा था, टिक्के कबाब का गुजरांवाले वाला, उस जैसा आज तक नहीं कोई बना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात है, आप भी बहुत घूमे हुए हैं, मतलब दिमागी तौर पे नहीं, वैसे हम तो वैसे ही घूमे हुए हैं दिमागी तौर तो मैंने देखा है कि जो सेंट्रल एशिया, इवन पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, सिंकियांग स्पेशली, इतनी ज़्यादा वैरायटी है और इतनी ज़बरदस्त वैरायटी है फूड की, तो वहाँ मुझे एक एहसास कमतरी हुआ कि हम लाहौरी ऐसे ही अपने कुएं में मस्त है कि जी हमारी खुराकें बेहतरीन है। आपका भी तो तजर्बा है, आप बताएं। नहीं, मैंने भी अज़रबैजान वगैरह में इस तरफ देखा है। मैं अभी भी बायस्ड हूँ लाहौर के बारे में। ठीक है, बड़ा अच्छा है, खाने की वैरायटीज़ हैं, सारा कुछ है। लाहौर का पता नहीं क्यों एक कल्चर है अपना। मतलब आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो एक खाली ये नहीं होता कि आपके पास फूड की प्लेट क्या आई है, बात यह है कि एक माहौल है, लोग हैं आपके इर्द गिर्द, ये इसको मैं से डिफरेंट करता है। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि निहारी के लिए हम अंदर जाते थे लोहारी के, तो जब तक गंदी नालियाँ ना हो, बच्चे ना वहाँ पे घूम फिर रहे हों और प्लेटें ना गंदी हों, वो मज़ा नहीं आता निहारी का। बाद में जब 5 स्टार में मिलती है तो वो मज़ा नहीं आता मेरा ख्याल। जिस तरह पेशावर में जो जी मज़ा आता है। हम केपी पे एक जगह गए जहाँ के नहीं, लाहौर में रहे। ऐसे नहीं, मैं बता रहा हूँ कि वो जो उनके चप्पल कबाब हैं वो मशहूर हैं पूरे में, लेकिन वहाँ जाएं तो आप ऊपर देखेंगे तो जाले लटके हुए हैं और सारा कुछ है। वैसे मेरी जो भी कुक बुक कह लें, उसमें 2 चीज़ें बेहतरीन हैं पाकिस्तान की। एक तो खैर इंटरनेशनल है, एक है पराठा, इससे बेहतर कोई खुराक नहीं, और दूसरा चप्पल कबाब। चप्पल कबाब की खासियत ये है कि आप उसे 8-10 दिन मुसलसल खाएं तो आपका जी नहीं भरता। बिल्कुल।
और दोनों चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि पराठा जिसे मैं अच्छा समझता हूँ वो देसी आटे का बना हुआ पराठा है जो हमने बचपन में देखे हैं, लेकिन आजकल आप बाजार में जाएंगे नहीं, आपको वो नहीं मिलेंगे। आजकल तो दफा करें आज। लेकिन चप्पल पुराने लोग हैं, पुराने वहाँ पे रहते हैं। और लेकिन पराठा में आपको एक और बड़ा, एक तो हमारे नॉर्दर्न एरिया में बेहतरीन बनता, लाहौर से बहुत बेहतर इसलिए बनता है कि वहाँ वाहिद अय्याशी ये है कि मेहमान आए उसको पराठा खिलाना है, चुनांचे दे आर एक्सपर्ट। दूसरा, कजाकिस्तान में इतना अच्छा पराठा होता है तय दर तय। अब वो मेरी जो मासी पकाया करती थी बैठ के, वो यूं करके, वो तो नहीं पकते ना वो हजम होते। अच्छा, मैं एक और बात जो आपके अंदरूनी शहर की ना, वो ये है कि वो मैं बात कर रहा था कि हम गए अंदर तो भूख लग गई, तो मैंने कहा कि कहाँ से भाई खाना कहाँ, कहने कि ऐसे ही बैठा हुआ था, देचका वेचका खड़का रहा था, 2-4 गंदी सी कुर्सियाँ, कहने यहाँ खा लेते। मैंने कहा आपने इधर खाया हुआ? कहता नहीं। तो मैंने कहा कि हाउ डू यू नो कि इसकी क्वालिटी अच्छी होगी? उसने कहा कि देखें, अंदरूनी शहर लोग नाश्ता बाहर से करते हैं, घर में बहुत कम लोग करते हैं। एक तो हलवा पूड़ी होता है टिपिकल, बाकी और ये जो फुटपाथों में बैठे होते हैं, मोहल्लों में बैठे होते हैं, ये सप्लाई करते हैं मोहल्ले वालों को। अगर इसकी क्वालिटी अच्छी ना हो तो वो प्याला शोरबे का ना, ऊपर से दादी अम्मा उसके सर में साथ गालियाँ भी कि ये क्या पकाया, तो ही विल बी गुड। और वाकई ऐसा था। आपने मीठे की बात नहीं की, मतलब जो लोहारी के बार की खीर है, या मतलब जो ठूठियाँ हैं, अभी मैं शौक से वो ठूठियाँ खाता हूँ, क्योंकि वो ठूठी में जो थोड़ा सा मट्टी का मज़ा है वो अपना है। बिल्कुल। उसके बाद अलावा फालूदा था, वो पुरानी अनारकली के मेरे हाथ से जब फालूदे हैं वो आज भी अच्छे हैं, आप जा सकते हैं। इस तरह हमारी बेकरीज बड़ी अच्छी थी, जिसमें से कुछ की मैं पूरी दुनिया में मैंने बेकरीज देखी हैं, मैंने उनके मुकाबले की लेमन टार्ट नहीं देखी। मैं एक अगर चीज़ का जिक्र करूँगा, मैंने फ्रांस में भी जाके उनकी लेमन टार्ट खाई है, लेकिन वो जो है वो इसका है। तो हमारे लाहौर शहर के अंदर एक अलग कल्चर, हाँ, वो क्योंकि कॉलोनियल है, वो ऐसा तो लाहौरी नहीं है। अच्छा, फालूदे का मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ठीक है पुरानी अनारकली, लेकिन मैं उसे फालूदा नहीं कहता, वो मलगूबा है। यू डोंट ड्रिंक फालूदा, यू ईट इट। और वो 1-2 जगह थी, मतलब रेलवे रोड पे, गवर्नमेंट चौक, क्योंकि फालूदे में सेवियाँ अलहदा, उसके बाद बाकी वो तोहम मलंगा वगैरह वो अलहदा, और उसके बाद रबड़ी अलहदा, और बर्फ़ भी कूटी हुई हो, वो जो मश्क नहीं होती चमड़े की, उसमें, वो असल फालूदा है। ये जो बाकी बाद में फालूदे हुए हैं ना, वो रेडीमेड किस्म के हैं, यानी उसको मैं स्ट्रिक्टली फालूदा नहीं कहूँगा, वो फालूदे की आमेजिश है। ईरान में भी बड़ा अच्छा फालूदा मिलता है, लेकिन असल जो थी उनकी शक्ल, वो मॉडर्न टाइम्स पे जब ज़्यादा उसकी डिमांड हो जाती है तो मैस स्केल में बनना शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल सही बात है आपकी, और बहुत ज़्यादा अब उसमें एड ऑन चीज़ें ज़्यादा होती हैं। कुल्फ़ी बीच में कहीं गुम हुई होती है, और एक अच्छे कुल्फ़े की निशानी है कि कुल्फ़ी प्रीडोमिनेंट हो। मेरा मेन चीज़ वो होनी चाहिए, बाकी चीज़ें आप अपने हस्ब ज़रूर डालें। नहीं, रबड़ी मेन, नहीं रबड़ी तो होगी लेकिन मेरे लिए ज़ाती कि उसमें कुल्फ़ी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो आजकल मिलते हैं वो आपको कुल्फ़ी मिलती नहीं है, उसके अंदर कहीं हो जाती है। तो इस वजह से जो खीर है हमारी, आपने ठूठी का जिक्र किया है, ठूठी आज भी बड़ी अच्छी वहाँ जो आपने बताया कैपिटल साइन में वाली सड़क के ऊपर, वो बड़ी अच्छी मिलती हैं। और दूसरी जो है अगेन लक्ष्मी, अगर पुराना आपने कमर्शलाइज वाले पे नहीं जाना जहाँ पे सिर्फ टूरिस्ट आते हैं, तो लक्ष्मी आज भी एक हब है अच्छे खाने का। अच्छा महमूद साहब, आपको भी कोई खाने पीने का शौक, आपका तो आपकी सेहत से लगता है, आपको तो नहीं है, डॉक्टर साहब को तो पता चलता है कि आप, अच्छा जी। खाने की बात हो रही थी तो अजीत कौर का भी तस्करा मैं करना चाह रहा था। तो चैम्बरलैंड रोड पे रहती थी अजीत कौर, तो निस्बत रोड को उसने बड़ी मोहब्बत से याद किया है। और उसने अच्छा, ये महमूद साहब जो है ना, मैं इनकी किताबों के बारे में आपको बता दूँ कि मुख्तलिफ मज़ामीन है गुजरी हुई दुनिया से, और शम्सुर रहमान फारूकी के ऊपर पूरी किताब है, इंतज़ार साहब के ऊपर पूरी किताब है। लेकिन हमने आज इन्हें जिस सिलसिले में जिस वजह से इनवाइट किया वो अगेन लाहौर है। इनकी पूरी किताब है लाहौर पुरकमाल,
और इसमें कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी और कन्हैया लाल कपूर वगैरह के तासरात हैं कि जब उन्होंने लाहौर को छोड़ा। तो हम अजीत कौर की बाद में बात करेंगे। मैं उन खातून से मिला हुआ हूँ, बल्कि आपने बताया कि वो अब भी ज़िंदा है। अच्छा, और अमृता प्रीतम और उनके घरेलू बहुत ताल्लुकात। अगेन अमृता प्रीतम फ्रॉम लाहौर, यानी लाहौर ही में आके मोहर लगी अमृता के ऊपर, गुजरांवाले में तो नहीं लगी। तो क्या आप ये जो किताब आपने तरतीब दी, इसमें कृष्ण चंद्र के बारे में बताइए कि तकसीम हुई तो कैसे नहीं जाना चाहते। हाँ, कृष्ण चंद्र का तो ये शहर इस हद तक इश्क था कि उन्होंने अहमद नदीम कासमी को आखिरी ज़माने में अपने इंतकाल से कुछ अर्सा पहले एक ख़त लिखा और कहा कि ये लाहौर ऐसा शहर है कि ये इसका जिक्र तो कुजा, इसके बारे में मैं सोचता भी हूँ तो मेरी आंखें भीग जाती हैं। तो कृष्ण चंद्र को बहुत जो उसकी नहीं, कई लोग तो छोड़ना नहीं चाहते थे। हाँ, उसमें कृष्ण चंद्र तो पार्टीशन से चंद साल पहले चले गए लाहौर छोड़ के, लेकिन इस किताब में जो तो दूसरे मुसन्निफीन हैं, राजेंद्र सिंह बेदी और कन्हैया लाल कपूर, ये नहीं छोड़ना चाहते थे। अच्छा। और ये बहुत जज्बाती थे और यहीं रहना चाहते थे, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए कि जो उनके खैर खा थे। नहीं, क्या उनका लाहौर के बारे में क्या इश्क था? लाहौर के बारे में इश्क की बात है तो बेदी साहब यही कहते थे कि लाहौर इश्क करने के लिए दुनिया में लाहौर से अच्छी जगह कोई नहीं है। और फिर उनका जो मशहूर अफसाना है गरम कोट, वो एक ऑटोबायोग्राफिकल भी है। उसमें एक क्लर्क है, क्योंकि इसी शहर में वो डाक खाने में मुलाजमत करते थे, और उसका सारा जो है लोकेल बेसिकली डस्का के रहने वाले थे। डस्का के करीब एक चक है, तो मैंने तहकीक की, वहाँ पे बेदियों की एक हवेली अब तक मौजूद है। मुझे नहीं मालूम कि ये राजेंद्र सिंह बेदी की है या कोई और बेदी की है। नहीं, बेदी साहब तो लाहौर में उनका ज़्यादा रहा। नहीं, मेरा मतलब है कि उनकी पैदाइश, ही बिलोंग टू डस्का, ही डिड नॉट बिलोंग टू लाहौर। हाँ, लेकिन जो उनके बारे में मैंने जो मालूमात मुझे मिली है, उनके अपने बयानात भी हैं, तो वो लाहौर में उन्होंने कहा है कि मेरी पैदाइश जो हुई है। बहरहाल ये इसके बारे में, क्योंकि हमारी पैदाइश से पहले की बातें हमें नहीं मालूम। अच्छा, तो क्या एक चौक बत्ती का बड़ा आपने तज़किरा किया? हाँ, चौक बत्ती में भी बहुत कृष्ण चंद्र जो है वो अपने भाई के साथ रहते थे, और वो एक चौक है जिसकी पूरी उसके इर्द गिर्द एक पूरी एक हिस्ट्री एक है। और जब फिर भगत सिंह को फांसी हुई तो फिर ये दोनों भाई बड़े जज्बाती और उसके लिए। हाँ, आपकी किताब से मैंने पढ़ा कि जो वो साइमन कमीशन के हवाले से लाठीचार्ज हुआ था जिसमें लाला लाजपत राय मारे गए थे, तो उसमें कृष्ण चंद्र और उनके भाई भी शामिल थे। कृष्ण चंद्र थे, उन्हें लाठी भी लगी, और वो अच्छा। गो साइमन गो के नारे लगाने वाले। हाँ, बिल्कुल। कृष्ण चंद्र भी थे, और उन्होंने, और बेदी साहब भी भगत सिंह से मुतासिर थे और कृष्ण चंद्र भी मुतासिर थे। उस जमाने की जो फजा थी पूरी, उससे ये बड़े मुतहर्रिक थे। और कृष्ण चंद्र तो FC कॉलेज में पढ़ते थे, और FC कॉलेज में पढ़े, फिर लॉ कॉलेज में रहे। उनका जो बहुत शोरा आफाक अफसाना है 2 फरलांग लंबी सड़क, वो उसी सड़क के बारे में है। कौन सी? जो ओरिएंटल कॉलेज और कचहरियों से होती है, लॉ कॉलेज उस जमाने में इधर होता था, तो उसके बारे में उन्होंने वो सारा 2 फरलांग लंबी सड़क। अच्छा, वो उसके बारे में। और ये भी एक दिलचस्प बात है कि जो खालिद अख्तर साहब हैं, उनके भी महबूब मुसन्निफ थे कृष्ण चंद्र, वो भी उस लॉ कॉलेज के स्टूडेंट रहे। गरम कोट में अनारकली है और वो ऑटोबायोग्राफिकल है। फिर कृष्ण चंद्र की 2 फरलांग लंबी सड़क, वो पूरा जो है कचहरियों से सड़क शुरू होती है, और ये लॉ कॉलेज से। और हाँ जी, मैं मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल में पढ़ता था, वहाँ से वापसी इसी सड़क से होती। हाँ, 2 फरलांग लंबी सड़क। और ये भी अजीब बात है कि जो ओवरकोट गुलाम अब्बास का अफसाना है, वो भी सारा लाहौर की माल रोड पे उन्होंने। अच्छा। वो सारा वो उसका शुरू यहीं से होता है कि जो करैक्टर है उसका नौजवान, वो डेविस रोड से माल रोड पर आ गया और अब उसने रुख कर लिया चेरिंग क्रॉस की तरफ, और चेरिंग क्रॉस से होता हुआ GPO चौक में उसका एक्सीडेंट हो जाता है वहाँ जो है ना। तो वो भी सारा अफसाना। गरम कोट भी। अच्छा, गुलाम अब्बास भी तो यहीं के थे? गुलाम अब्बास भी यहीं के थे। और ये जो मोहल्ला है बहुत खूबसूरत, वहाँ के थे? जी बिल्कुल। और उनकी बेगम शायद बाहर की थी। हाँ, दूसरी। और गरम कोट के इंस्पायर्ड है एक और से अफसाने से, और हमारे एक दोस्त है न्यूयॉर्क में, उन्होंने उसके ऊपर उसको मॉडर्नाइज करके अमेरिकन स्टाइल में उसको उसकी फिल्म बनाई थी। अच्छा, बेदी साहब जो है, बेदी साहब आपने कहा है ना कि
कृष्ण चंद्र का कहना है या बेदी का कहना है कि लाहौर इश्क के लिए बेहतरीन जगह? बेदी साहब को। तो वो उन्होंने बिल्कुल आखिरी उम्र तक निभाई ये बात, क्योंकि जब बहुत बूढ़े हो गए तो जो हीरोइन थी फिल्म की उसके इश्क में मुब्तला हो गए। और एक और जो मुझे हैरत हुई, लास्ट टाइम मेरी फेवरेट फिल्म है दाग, तो उसके मैंने टाइटल भी देखे, उसमें मुकालमे राजेंद्र सिंह बेदी के। अच्छा, तो कन्हैया लाल कपूर। हाँ, कन्हैया लाल कपूर से पहले मैं अनारकली का तस्करा हुआ तो बेदी साहब का एक जुमला है उसमें, इसमें गरम कोट में, कि अगर आपकी जेब खाली ना हो तो अनारकली से गुजरना कोई मायूब बात नहीं है। हाँ। तो अच्छा, कन्हैया लाल कपूर तो कहते थे कि जब भी लाहौर का मैं सोचता हूँ तो एक हूक जो है ना मेरे उठती है, और इस शहर को मैं कभी भी वो फरामोश नहीं कर पाए। उनको ज़्यादा लाहौर की याद इसलिए आती थी कि जो बेदी साहब और कृष्ण चंद्र थे जो बड़े शहरों में चले गए, वो ज़्यादातर उन्होंने मोगा में वक्त गुजारा, तो और भी ज़्यादा लाहौर को मिस करते थे। दूसरे ये कि तीनों की आपस में दोस्ती थी, ये एक दूसरे को इनकरेज करते थे, एक दूसरे की निगारशात पर अपनी राय देते थे। अच्छा, लेकिन उसमें जो बहुत रेलेवेंट पॉइंट है वो ये है कि जब कपूर साहब से पूछा गया कि वो तो बड़े बड़े शहरों में चले गए, बॉम्बे, दिल्ली, जो भी कानपुर है, आप इस छोटे से शहर में क्यों? तो उन्होंने ये कहा था, जब पूरे हिंदुस्तान में कोई शहर लाहौर जैसा मुझे दिखाई देगा तो फिर मैं वहाँ चला जाऊँ। और चाहे एक और जो है कपूर साहब के हवाले से कि पितरस बुखारी, वो भी लाहौर के। तो पितरस साहब प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट कॉलेज, तो उन दिनों को लेक्चरर्स की आसामियाँ निकली, तो कहा जाता है कि कन्हैया लाल कपूर भी, उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ था, और मौसूफ बड़े मतलब डींगर से, दराज कामत बहुत थे। तो अंदर दाखिल हुए, ज़रा झुक के दाखिल हुए, तो पितरस ने कहा कि आप ये फरमाइए कि आप आम हालात में भी इतने ही दराज कामत हैं या इस इंटरव्यू के लिए कोई ख़ास बंदोबस्त करके आए? पितरस बुखारी उस्ताद थे कन्हैया लाल कपूर के गवर्नमेंट कॉलेज में। हाँ। और बलराज सानी जो फिल्मी दुनिया में बहुत बड़ा नाम बने, वो बलराज सानी जो थे वो कन्हैया लाल कपूर के क्लास फेलो थे और ये इकट्ठे पढ़ते थे। बल्कि उन्होंने कहा कि बुखारी साहब अक्सर कहते थे कि बलराज सानी तुम बहुत खोए खोए हो, तो तुम्हारे ये खोए खोए रहने की क्या वजह है? तो नौजवानी में तो इंसान दो वजह से खोया खोया रहता है, कि कहीं इश्क लड़ा रहा हो या उसकी जेब खाली हो, तो तुम क्यों खोए खोए? उनके दोनों चीज़ें होंगी मेरा ख्याल है। हमारे बलराज साहनी तो लेजेंड है, उनके बारे में तो मैं पैरों बात कर सकता हूँ। रहने वाले उधर के पिंडी वगैरह के थे, आए भी थे, सफरनामा भी उन्होंने लिखा यहाँ के। देवानंद आए गवर्नमेंट कॉलेज, फॉर्चुनेटली वो डेस्क जो था जिसके ऊपर बैठा करते थे, इट वॉज स्टिल देयर, और देवानंद उसको आगोश में लेकर रोते रहे। लाहौर की जो ये कशिश है, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि लाहौर ऐसा एक तिलिस्मी दरवाज़ा है कि भाई इसके खुलने से बहुत से दर खुलते चले जाते हैं। आप लाहौर का नाम लें दुनिया के किसी खित्ते में, तो वहाँ कोई ना कोई आ जाएगा कि अच्छा लाहौर के हैं आप। पतरस बुखारी के तस्करा हुआ तो एक और प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज के जो बड़े दरवेश आदमी थे, डॉक्टर नज़ीर अहमद। जी जी। डॉक्टर नज़ीर अहमद की बेदी साहब से बहुत दोस्ती थी, और डॉक्टर नज़ीर बम्बई जाते रहे और उनसे मुलाकात होती रही और बहुत अच्छा उनका ताल्लुक हो रहा। अच्छा, बेदी साहब के, अब बम्बई की आपने बात की तो मुझे बात याद आ गई कि डॉक्टर अनवर सज्जाद बम्बई गए। जी बिल्कुल। बेदी साहब से मिले, तो बेदी साहब को कहा कि जी आप लाहौर कभी आइए। तो उन्होंने कहा कि वहाँ मुझे कौन जानता है, मैं आऊँगा तो मुझे को पहचानेगा भी नहीं। तो डॉक्टर अनवर सज्जाद ने कहा कि बेदी साहब आप आके देखिए, आधा लाहौर आपके इस्तकबाल के लिए। एंड बेदी स्टार्टेड क्राइंग अबाउट इट। ये हवाला इस किताब में मौजूद जी है। जी। हाँ। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि लोग बाद में भी याद रखा, तो कृष्ण चंद्र के बारे में इसमें चुगताई जब 70s में आई तो उसने जाके हैरानी का इजहार किया कि जो बंदा मुझे लाहौर में मिला है वो कृष्ण चंद्र का पूछ रहा है, कृष्ण कैसा है, कृष्ण चंद्र। तो बड़ी उसे हैरानी हुई, और एक नौजवान कई मील साइकिल चला के आया और कहा कि सिर्फ मैं आपसे नहीं। अच्छा, वो ये जो बात कर रहे हैं लाहौर के हवाले से, तो अजीत कौर का भी आपने हवाला दिया। जी, अजीत कौर तो ये है कि चैम्बरलैंड रोड पे रहती थी। अच्छा, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं तो चैम्बरलैंड रोड पे ही था। हाँ, और उनके वालिद डॉक्टर थे। और बड़ी एक बात जो उन्होंने आसिफ फरखी साहब को इंटरव्यू दिया,
उससे मालूम हुआ कि अमृता प्रीतम जी थी जो थी वो उनके वालिद की पेशेंट थी। जी जी। और ये देखती थी, इनके घर में जरा घुटन का माहौल था, जरा पाबंदियां ये थी। लाहौर की बात कर रहे ये हैं लाहौर आप। की। और ये बहुत उन्हें आइडलाइज करती थी कि उनका बहुत शोहरा हो रहा कौन था। किसे आइडलाइज करती थी? जो अजीत कौर थी वो बहुत अमृता अमृता, प्रीतम को ओके। कि वो लिखती हैं, उनके वालिद उसे बहुत इनकरेज करते हैं। इनके घर में जरा पाबंदियां थी, जी जी। तो फिर उसकी शोहरत का भी आगाज हो रहा था, वो रेडियो पे भी जाती थी। तो एक तरह से इन्हें एक था कि एक इंस्पिरेशन थी कि मैं भी काश इस तरह से जो है ना। वो क्या कहती थी कि निस्बत रोड बड़ी खूबसूरत थी क्या? हाँ, निस्बत रोड भी उनकी यादों का मस्कन था और उन्होंने बहुत मोहब्बत से याद किया। और चैम्बरलैंड रोड पर उन्होंने कहा कि पानी का छिड़काव होता था और ऐसे बहुत साफ सुथरी सड़क थी। और बाद में जब वो आई हैं नहीं, बाद में तो भी तो उन्होंने हमें कहा पता कि ये तो एक है। बंजर और जी, जी। वीरान सड़क जो है ना वो। अच्छा, वो जो लाहौर के ऊपर किताब लिखी है, मुझे अब देखे ना, अब नाम भूल रहे हैं, वो मुझे मिलने आए थे दिल्ली में, जिन्होंने किताब प्राण बहुत। नवल तो नहीं? जी प्राण नवल। हाँ, प्राण निवल की भी बात कर लें। हाँ, प्राण नवल। मैं आखिरी बात करता हूँ, खातिनों हज़रात, प्राण निवल मुझे मिलने आए, सार कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में, तो मैं नहीं जानता था उनको। कहने लगे आप लाहौर के हैं? मैंने कहा जी हाँ। कहने लगे हमारे यहाँ एक लाहौर क्लब है, हर महीने उसकी मीटिंग होती है, उसमें सिर्फ लाहौर के बाबे शरीक हो रहे हैं। अब जाहिर है कि वक्त बहुत गुजर चुका, बाबे कम रह गए, तो आपको देखा है तो आप शरीक हो जाए उसमें। आप लाहौर से, शर्त यह है कि आपको लाहौर का होना चाहिए। तो बाहर और उन्होंने किताब लिखी लाहौर के, और उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। लाहौर ए सेंटिमेंटल जर्नी। हाँ, वो उर्दू में भी आई। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब वो यहाँ पे आए, गवर्नमेंट कॉलेज में उसकी तकरीब हुई और वो अपने बेटे को साथ लेके आए और बेटे को कहा कि मैं इसलिए इसको लेके आया हूँ, ये इसने तो लाहौर नहीं देखा हुआ, मैं इसको निस्बत रोड लेके गया हूँ जहाँ मैं पैदा हुआ था। मैंने कहा कि बेटा ये घर है तुम्हारा और ये शहर है तुम्हारा, और मेरे बाद तुमने इस शहर में आना जाना है, अपने घर को कभी नहीं छोड़ना। बहुत बहुत शुक्रिया।